Let's see in continuation the synopsis about Stokes law and terminal velocity in fluid dynamics. Students, इससे पहले आपको ये बताया गया है and you also knew when an object moves through a fluid it experiences a viscous force. Yes or no? Just last class में हमने बताया थे. Or which acts in the opposite direction of its velocity. Which acts in the opposite direction. Let we took a small body here. And its weight will try to take the fluid. Air is also a fluid. When a body is falling downward, then its weight is downward. W is weight, right? Understanding, na? And as it is moving in the fluid, it will get a upthrust in this direction, Ft. Yes or no? Getting, students? Getting or not? Yes, sir. And also it will get a force, opposite force, viscous force as it is moving inside the fluid. It may be liquid, it may be air, right? सो मैथमेटिकली विस्कस फोर्स एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है. सो हम इसीलिए यहाँ पर एक स्मॉल स्पीयर के बारे में कंसीडर करेंगे जो एक यूनिफॉर्म स्पीयर जो हम डायग्राम में लिए हैं. अंडरस्टूड? और स्टूडेंट द फार्मूला ऑफ विस्कस फोर्स ऑन ए स्पीयर, इसको स्टोक ने 1843 में डिस्कवर किए थे. तो उनका ये मानना था कि कैसे मानना था वो भी हम देखेंगे, राइट? वो एक्सपेरिमेंट करके ऐसे दिखाया कि कौन सी क्वांटिटी के ऊपर इसने डिपेंड किया विस्कस फोर्स. तो जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट उन्होंने लिए थे उनका रेडियस मान के चलो. ये जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं, कोई भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस r है. द रेडियस इज r. और ये v वेलोसिटी में लेट नीचे की तरफ जा रहा है. दिस इज आल्सो गोइंग विद वेलोसिटी v, राइट? ये v वेलोसिटी में नीचे की तरफ जा रहा है. v इज द वेलोसिटी. Getting or not? And it experiences a force that is given by F is equal to 6 pi eta radius, right? Radius into V. Understood this one? ये एक्सप्रेशन स्टोक ने दिए थे. और यहां पर अब दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ, राइट? दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ. दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ, है ना? इसको स्टोक्स लॉ कहते हैं. और यहाँ पर जो ईटा दिख रहा है, ईटा क्या है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था. व्हाट इज ईटा? मनस्विनी, व्हाट इज ईटा? ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ऑल अंडरस्टूड अप टू दिस? Yes. तो चलो जब इस स्टोक्स लॉ की एक्सप्रेशन को याद रखते हुए हम टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे. ये vt क्या होगा वो हम निकालेंगे. व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? नाउ गिव हेडिंग टर्मिनल वेलोसिटी. गिव हेडिंग टर्मिनल वेलोसिटी. अभी हेडिंग दे दो टर्मिनल वेलोसिटी, राइट? टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट? चलो वो हमने जो यहाँ पर जो डायग्राम हमने बनाया उसके ऊपर में देखेंगे. तो अगर हमने एक स्पीयर लिए, राइट, मतलब फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0. ये एक विस्कस फ्लूइड, एक फ्लूइड जिसमें विस्कस फोर्स कंसीडर किया जा रहा है, उस पर जा रहा है. तो यहाँ पर वेट हो गया. और ऊपर की तरफ कौन सी दोनों फोर्स एक्ट करेंगे? एक तो हमने ले लिया ऑफ थ्रस्ट भी एक्ट करेगा Ft, और एक हमने ये बता दिया v भी एक्ट करेगा. फिर भी बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पे वेट दोनों को बैलेंस कर रहा है. अगर वेट ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ जाएगा. बट इक्विलिब्रियम के लिए क्या है कि weight is equal to Ft plus Fv, viscous force plus of thrust. Weight is W is weight which is acting vertically downward, and Ft is the of thrust. Ft is of thrust जो कि ऊपर की तरफ काम कर रहा है. ऑलरेडी हम उसको इसके बारे में आपको बता चुके हैं. आर्किमिडीज प्रिंसिपल में वर्टिकली अपवर्ड काम कर रहा है. और विस्कोस फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. एंड ये जो Fb हमने लिए हैं that is nothing but it is viscous force, right? This is viscous force जो कि हमेशा in always acts in a direction opposite to the velocity of the sphere, right? It always acts, right, in a direction opposite to velocity of the sphere. In direction opposite to velocity of sphere, right? और स्टूडेंट इनिशियली जब बॉडी इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 था. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, मतलब
इनिशियली मतलब जब बॉडी लिक्विड के अंदर नहीं आया है, फ्लूइड के अंदर, राइट, इनिशियली विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब विस्कस फोर्स 0 हो जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा Ft से, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। एंड ये स्पीयर जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है इस केस पे, जब बॉन्ड विस्कोस फोर्स नहीं लेते हैं। बट थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब वो लिक्विड के अंदर जाता है या फिर फ्लूइड के अंदर जाता है, एकदम जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो बॉन्ड मतलब अब विस्कस फोर्स भी इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे एक इक्विलिब्रियम की परिस्थिति आ जाता है एक जगह पे, जहां पर वेट इज इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स हो जाता है। गेटिंग और नॉट? आफ्टर दिस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज 0। एंड अब उसके बाद में वो क्या करता है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी में नीचे की तरफ आता है। जब ये स्थिति पहुंच जाता है कि वेट इज बैलेंस्ड बाय Ft एंड Fb, तो बॉडी एक्सिलरेट नहीं करता है, फ्री फॉल कर रहा था तो उसी में वो फ्री फॉल करेगा। सो नेट फोर्स ऑन द स्फीयर इज 0 बिकॉज एक्सिलेशन इज 0, मासलेस तो नहीं हो जाएगा ना। गेटिंग माई पॉइंट? ये सिचुएशन आने के बाद एफ नेट बॉडी के ऊपर 0 हो जाता है, तो जब एक्सिल फोर्स 0 हो जाता है तो मास तो 0 नहीं होता है ना, तो एक्सिलरेशन 0 हो जाता है। जब एक्सिलरेशन 0 हो जाता है तो बॉडी क्या करता है, मूव डाउनवर्ड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, राइट, डाउनवर्ड मूव्स डाउनवर्ड with a constant velocity, is called terminal velocity, is called terminal velocity, right? That is Vt. Understood students? समझ पे आ रहा है? तो अभी अगर हम निकालेंगे, अगर हम अभी अभी इस इक्वेशन पे हम डिराइव करेंगे, चलो देखते हैं। वेट मतलब क्या है, वेट इज इक्वल टू mg ना, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मास क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी, है कि नहीं। और डेंसिटी को डेंसिटी रहने दो बेटा, वॉल्यूम क्या है स्फीयर का, रेडियस अगर 4/r है तो 4/3 पाई r क्यू है ना, है कि नहीं जी। अंडरस्टूड? और ये किसके साथ बराबर हो रहा है बेटा, सर mg इज इक्वल टू f ऑफ थ्रस्ट प्लस f बुआंशी fv। और f ऑफ थ्रस्ट कितना है, ऑफ थ्रस्ट का फोर्स क्या होता है, रो भी जी, डू यू रिमेंबर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, करेक्ट। समझ पे आ रहा है? चलो इसको सिग्मा ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को सिग्मा ले लेते हैं, इनटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, बॉडी पूरा पानी के अंदर है ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी, प्लस विस्कस फोर्स कितना बताया गया अभी 6 पाई ईटा रेडियस। गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? अभी क्या बताया गया, रेडियस इनटू वी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी लिए हैं। ये वाला लाइन समझ पे आया सबको? यस सर। चलो, तो ये डेंसिटी के ये वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा बेटा, बॉडी पूरा लिक्विड के अंदर, तो बॉडी का वॉल्यूम लेंगे ना, लेंगे कि नहीं लेंगे, तो सिग्मा इंटू वी के वॉल्यूम के बदले में 4/3 पाई आर क्यू लिख दिए इंटू जी अपनी जगह पे, प्लस 6 पाई ईटा आर टर्मिनल वेलोसिटी। समझ पे आ गया एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन सबको समझ पे आ गया, हमने क्यों लिखे इस तरह। तो ये जो रो है ना बेटा, ये किसका डेंसिटी है, कोई बता सकता है ईशानी, व्हिच डेंसिटी इज दिस वन, दिस इज डेंसिटी ऑफ स्पीयर जो हम लिए, और ये जो सिग्मा लिए हैं ये किसका डेंसिटी है, मनस्विनी, दिस इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। गेटिंग और नॉट? और ईटा तो आपको अभी बताया गया, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बाकी कोई टर्म ऐसा है जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, ऐसा कोई टर्म है? नो सर। तो यहां तक समझ पे आ गया, इस एक्सप्रेशन तक आप समझ लिए। और अगर इसको पूरी तरह से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे एक साइड पे, क्योंकि मुझे टर्मिनल वेलोसिटी जानने में इंटरेस्ट है, अगर मैं इसको एक साइड पे लेके आप सॉल्व करके देख सकते हो, अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो Vt इज इक्वल टू आ जाएगा, राइट, 2/9 r स्क्वायर
density of the sphere minus density of liquid into g divided by eta. You can remember this expression, correct? This is the expression for terminal velocity considering the viscous force along with the upthrust. Understood student? अगर कहीं पे आपको बताया गया कि ये जो है ना, मतलब हाउ द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे होता है, कि बेटा पहले तो वेलोसिटी 0 था ना, फ्री फॉल कर रहे थे हम, राइट? और वो वेलोसिटी एक पॉइंट पे बढ़ते बढ़ते आ जाता है, और एक पॉइंट के बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो ये टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाता है। ये जो लाइन आ जाता है ये क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है। और उसी कांस्टेंट स्पीड में वो लिक्विड के अंदर चलने लगता है। गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? यस। चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल बनाते हैं। लेट्स टेक ए एग्जांपल फॉर दिस, राइट? एक एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स मान के चलो टू स्पेरिकल रेनड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज, दो स्पेरिकल रेनड्रॉप्स हमने लिए। क्या लिए हमने? दो स्पेरिकल रेनड्रॉप्स हमने ले लिए। गेटिंग? और वो वर्टिकली नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं, राइट? और उनकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड पे वो फॉल कर रहा है। अगर ये दोनों ड्रॉप कहीं ना कहीं पे अगर मिल गए, उन दोनों ड्रॉप ने क्या कर दिए, दिस टू ड्रॉप चलते चलते आगे पीछे होके आ रहे थे कांस्टेंट वेलोसिटी में, वो मिलके एक ड्रॉप बन गया। गेटिंग ना स्टूडेंट्स? तो उसने एक लार्जर ड्रॉप बनाए, है कि नहीं? तो उसी केस में टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड द क्वेश्चन स्टूडेंट्स? दो रेन ड्रॉप आ रहा था, थोड़ी देर में वो 1 मीटर पर सेकंड पे आ रहे थे इतना टर्मिनल वेलोसिटी पे। जब उनकी वो जब मिल जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो इस एक्सप्रेशन से आपको क्या पता चला? वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि एक बार अगर बॉडी डिसाइड हो गया, बॉडी की रेडियस डिसाइड हो गया, तो 2/9 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बॉडी इज कांस्टेंट, density of the fluid is constant, coefficient of viscosity is constant for that particular fluid. तो उसी केस में Vt किसके साथ डिपेंड करेगा? एक केस में Vt प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा ना, राइट? यस सर। तो मान के चलो पहले जो रेनड्रॉप, यहाँ पर जो रेनड्रॉप हमने दोनों लिए थे उसका रेडियस आर था और इसका रेडियस भी आर था, राइट स्टूडेंट्स? जब वो दोनों मिलके एक हो गए तो उनका रेडियस मान के चलो कैपिटल आर हो गया। बट जो भी ये दोनों का क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम। गेटिंग ना? गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? यस। चलो, तो जब वॉल्यूम इक्वल होगा तो इक्वेटिंग देयर वॉल्यूम्स, पहला बड़ा वाला का वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। और छोटा का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक का वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा ना, राइट और नॉट? यस। चलो ठीक है। तो बेटा इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 RQ हो जाएगा ना, है कि नहीं? यस सर। कैपिटल आर निकालेंगे तो वो कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 का √1/3, रूट क्यूब निकाले हमने, इंटू जो रेडियस था वो आर रह जाएगा। ये सर नो? तो आर बाय आर का जो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2⁻1/3 हो जाएगा ना, अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो पहले जो वेलोसिटी था हमने ये बताया कि वीटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मैंने बताया। और ये अभी जो वीटी हो गया, वीटी डैश हो गया, प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर, करेक्ट और नॉट? तो जब हम वीटी डैश बाय वीटी निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा? आर बाय आर का होल स्क्वायर कर देंगे ना। और आर बाय आर का रेशियो क्या आ गया सर? 2⁻1/3 आ गया। और उसका फिर क्या करना है? हमें स्क्वायर कर देना है ना। तो कितना आ जाएगा? 2⁻2/3 हो जाएगा कि नहीं? गेटिंग स्टूडेंट्स? यस सर। तो फाइनली वीटी डैश जो हम निकालने वाले थे, वीटी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना? 2 इंटू 2/3 टू द पावर वीटी। और इनिशियली कितने टर्मिनल वेलोसिटी में वो आ रहे थे? 1 मीटर पर सेकेंड पे आ रहे थे। गेटिंग और नॉट? ये वीटी 1 मीटर पर सेकेंड में था ना पहला। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो वीटी डैश जब मिल जाएंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 1.587 मीटर पर सेकेंड कुछ आ जाएगा। अंडरस्टूड? सर 1 मीटर पर सेकंड गिवन है। स्टूडेंट आज के लेक्चर पे थोड़ा देख लेते हैं रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, राइट? तो देखो जब जब व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इज वेरी लार्ज,
तो उसी टाइम पे फ्लो जो है ना वो लेमिनार नहीं रहता, इट बिकम्स टर्बुलेंट। जो हमने देखे थे ना टर्बुलेंट क्या है, स्ट्रीमलाइन क्या है, राइट। और ये जो एक रेनॉल्ड्स ने, जो साइंटिस्ट रेनॉल्ड्स ने क्या किया, उसने एक एक डायमेंशनलेस नंबर है जिसका वैल्यू, whose value gives one an approximate idea whether the flow would be turbulent. This number is called Reynolds number RE, and that is given by, just write it, Reynolds number RE is given by students, Reynolds number RE is given by, right, rho VC, मैं बताता हूँ सारे टर्म्स के बारे में, D divided by eta. तो दैट मतलब ये हमने देख दिया कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू नथिंग बट इनर्शियल फोर्स, बताता हूं मैं, डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। दो फोर्स को हमने कि कितना टर्बुलेंट है वो, राइट है ना। और V जो है, VC क्या होता है, लिख दो, VC इज क्रिटिकल वेलोसिटी, VC इज क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना बेटा। and VC critical velocity of a liquid, critical velocity of a liquid flowing through a long narrow tube, flowing through a long narrow tube, correct? Yes or no? And eta क्या होता है बेटा, eta is coefficient of viscosity, eta is coefficient of viscosity, ऑलरेडी आपको बताया गया है। एंड रो है, जिस लिक्विड के बारे में बात हो रहा है तो दैट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, अप्रोक्सीमेटली उसने एक्सपेरिमेंटली एक वैल्यू बताए थे। एंड डी इज डायमीटर ऑफ द ट्यूब, डी इज डायमीटर ऑफ द ट्यूब। बात ये है कि अगर आपने कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले से अगर आपने कैलकुलेट करके आर ई रेनॉल्ड्स नंबर निकाल दिए, राइट, अगर आर जो है ना वो ग्रेटर देन 2000 हो गया, राइट, सॉरी एक मिनट, अगर ये लेस देन दैट आर वैल्यू वी गॉट लेस देन 2000, सो ये तभी हम क्या बोल सकते हैं, एक हम देख सकते हैं कि इस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो भी कहते हैं, राइट। बाकी 2000 से 3000 के बीच को छोड़ दो। तो अगर R इज ग्रेटर देन 3000 हो गया कहीं पे आपको कैलकुलेट करके, द फ्लो इज टर्बुलेंट, राइट, द फ्लो इज टर्बुलेंट, है ना। और अगर ये R जो है ना वो 2000 से 3000 के बीच में जब लाई करता है कि नहीं, द फ्लो इज अनस्टेबल एंड मे चेंज फ्रॉम स्ट्रीमलाइन फ्लो टू, उसी टाइम पे वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट फ्लो तक ही निकल जाएगा। मतलब कभी कभार एक क्वेश्चन आया था, बट जस्ट कीप ए आइडिया, राइट। अंडरस्टूड स्टूडेंट, थोड़ा आइडिया हुआ कि क्या है रेनॉल्ड्स नंबर का इंपॉर्टेंस। कहीं ना कहीं पे आप कैलकुलेट करके बता सकते हो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, राइट, है कि नहीं। अंडरस्टूड। और हमें स्टूडेंट 2 क्लासेस लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे और फिर कैपिलरी के बारे में, और 1-2 क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर हम जाके हीट पे उतरेंगे, राइट। विल स्टार्ट विथ हीट वेरी सून, करेक्ट। अंडरस्टूड दिस वन।